Yes, I am Arvind Mato. Again, I came today. This is my third day, so I will take something I want to share with you. One student among you has given a question in physics. She requested me to solve this. Or this is a question of physics in class 11. So here I told, this is the question of that girls. Is here body under action of friction sliding downwards. That means body is on a inclined plane. Before starting this topic, I want to give the concept of the friction. What is the friction? Or this question is based on the frictions. Friction is a automatic force comes in a action when body is sliding on a surface. फ्रिक्शन एक ऑपोजिट फोर्स है जो अपने आप बॉडी के सरफेस पर वो प्रोड्यूस होता है जब कोई बॉडी उस पर सरकने की कोशिश करता है, और इसका एक डायरेक्शन होता है। जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाएंगे फ्रिक्शन भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। क्यों? न्यूटन ने थर्ड लॉ में बताया, फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशंस वी नो दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप इसे न्यूटन्स के लॉ मोशन में पढ़े होंगे। जितने भी एक्शन होगा उसका रिएक्शन होगा। यहाँ भी मान लीजिए एक ये सरफेस है, इस पर एक बॉडी है और इसको यह फोर्स एफ से खींचा जाता है, तो इसके ठीक ऑपोजिट एफ आर रिप्रेजेंटिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको ये अपोज करें। अगर हम इसको 5 न्यूटन से ड्रॉ कर खींचते हैं तो 5 न्यूटन से है ना इसके ऑपोजिट फोर्स लगेंगे। अगर इसको मैं 10 कर दिया न्यूटन, ये भी 10, ये मतलब इट इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप एक मैथमेटिक्स में टर्म पढ़े होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स उल्टा, ऑपोजिट रिलेशनशिप, वन विल इंक्रीज सेकेंड विल डिक्रीज। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स वन विल इंक्रीज सेकेंड ऑल्सो इंक्रीज। हियर द एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आप देखेंगे यहाँ 5n है तो रिएक्शन भी 5n हो रहा, दैट कॉल्ड ए फ्रिक्शन। ये इधर खींचेगा, हम इधर जो इधर खींच रहे हैं 5 न्यूटन से, इसका रिएक्शन होगा 5 ऑटोमेटिक ऑफर्ड बाय द सरफेस। और आप देखेंगे जब उसको हम बढ़ा के फोर्स 10 न्यूटन कर देते हैं, इधर भी इसका फोर्स 10 न्यूटन हो जाता है। जैसे जैसे एक्शन बढ़ता जाएगा तो रिएक्शन भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। इट डज नॉट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं हम जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ये बढ़ेगा, क्योंकि इसकी भी लिमिटेशन है। उसके बाद वो ये बढ़ जाएगा लेकिन ये नहीं बढ़ेगा। इसको रिएक्शन को अपोज करने की भी ताकत की एक लिमिटेशन है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने कहा था शुरू में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर जितना फोर्स हम करेंगे उतना ही फोर्स अपोज होगा, ऐसी बात नहीं। इसकी भी एक सीमाएं हैं। सीमा के आगे अगर इस फोर्स को बढ़ा देते हैं, अगर मान लीजिए इसको हम 15 कर देते हैं और तब ये 50 न्यूटन हो जाएगा, इसका मान 50 न्यूटन नहीं होगा, ये 10 न्यूटन तक रहेगा। दैट मीन्स रिजल्टेंट विल बी 15 माइनस 10 इक्वल टू 5n। और ये 5n न्यूटन से इसको ये खींच लेगा। इसका कब तक? जब तक आप ये एक्शन में, और जब इसका एक रिलेशनशिप है, थ्योरम है, लेकिन आई डू नॉट लाइक टू गो इन डिटेल,
क्योंकि स्टूडेंट का क्वेश्चन यही है। तो जब मैं फ्रिक्शन कभी बताऊंगा तो पूरा डिटेल में दूंगा। और ये फ्रिक्शन होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये म्यू, और म्यू इक्वल टू एफ आर बाय आर। और ये आप सवाल पूछेंगे ये आर क्या? आर ये होता है जब ये बॉडी है उसका मास mg है, नीचे लेगा तो ठीक न्यूटन के थर्ड लॉ से ये आर का होता है, जितना ये नीचे दबाएगा ये इसका सरफेस उतना करेगा, इसको आर करते हैं। वही है म्यू इक्वल टू एफ आर माने फ्रिक्शन। ये कैसे आएगा? इट इज नॉट ए पोजिशन, आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू एक्सप्लेन हियर बिकॉज before I have to go in a detail. When I will start, if I will get chance to teach you in a friction, then I will. But here the student has asked only this much questions, so I am sorry to go in a details. So मैं इतना बता रहा हूँ एक रियलॉजिकली अगर कोई बॉडी जिसका मास m है तो mg निकलेगा डाउनवर्ड्स, ठीक इसका रिएक्शन ऊपर जिसको हम r करते हैं। इसके बाद हमने इस पर F फोर्स लगाया, F फोर्स से मैंने खींचा, तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ से फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। सो उतना ही फोर्स F आर फ्रिक्शन अपोज्ड बाय द सरफेस ऑफ द प्लेट। और उसके जो अगर इसको बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन उसकी भी सीमा है। जब वो ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये नहीं बढ़ेगा, इसकी अपनी कैपेसिटी है। इसकी कैपेसिटी मान लीजिए 10n है तो ये 15n कर देंगे तो 5n से न्यूटन से ये बॉडी इधर मूव करेगा। और एक रिलेशन आता है पहले म्यू द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शंस और एफ आर बाई आर। आर क्या चीज है? ये बॉडी mg नीचे एक्शन मारता ठीक उतना ही ऊपर लगता है ताकि वो बैलेंस रहे। अगर बैलेंस नहीं करेगा तो क्या होगा? कि प्लेन टूट जाएगा। और जितना mg से नीचे करता है प्लेन भी उसको ऊपर उतना ही करता है ताकि वो बैलेंस रहता है। और इसका मतलब नहीं कि बैलेंस रहेगा, और mg इससे अगर बड़ा हो गया तो टूट जाएगा, टेबल टूट जाते हैं। लेकिन अगर इसको mg को आप बढ़ाते जाएंगे r भी बढ़ता जाएगा, इसका भी लिमिटेशन है। अगर ये mg ज्यादा कर दिए r नहीं बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब देखिएगा mg इक्वल टू r, क्योंकि बैलेंस है mg इक्वल टू r। और फॉर्मूला था फ्रिक्शन का, ये फॉर्मूला है। जब मैं डिटेल में जाऊंगा तो मैं इस चीज को रिलेशनशिप स्थापित करूंगा। तो म्यू इक्वल टू एफ आर इज ए फ्रिक्शन, r इज ए रिजल्टेंट। और ये अब आप देखेंगे, अब यहाँ आगे आप इस सरफेस पे आए, इट इज नॉट ए प्लेन सरफेस, इट इज ए इंक्लाइंड। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ students. She requested me to just deal the solve this question. She has problems. So मैं ये मेरा मोरल ड्यूटी होता है। जस्ट मैं अभी आया हूँ, आप लोगों से हैं जो उन्होंने इस सवाल को पूछा, ठीक है। अब ये देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया, इसी डायग्राम के बेस पे वो क्वेश्चन। एक इंक्लाइंड सरफेस जिसका एंगल थीटा है, इस पर एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास mg है जो नीचे वर्टिकली लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, और इसका जो रिजल्टेंट होता है वो परपेंडिकुलर होती है r। अब देखें अगर ये बैलेंस है, आपने सीखा होगा वेक्टर के फिजिक्स के थर्ड चैप्टर में, मुझे आइडिया नहीं आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे मालूम नहीं। ये इसको अगर कोई भी फोर्स सिर्फ टू डायरेक्शन में या तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली रखे, इसका कोई एक्शन नहीं। अगर कोई फोर्स आप खींच रहे हैं याद रखेंगे तो ये टूट जाएगा दो पार्ट में, परपेंडिकुलर स्प्लिट लंबवत, ये दो भाग में टूट जाएंगे। और इनके दो एक्शन होते हैं, और ये इंक्लाइंड फोर्स का एक्शन याद है, दिस इज ए लॉ ऑफ फिजिक्स। फोर्स का दो ही एक्शन होता है, या तो हॉरिजॉन्टल होता है नहीं तो वर्टिकल। इंक्लिनेशंस आर इन एक्शन, अगर वो एक्शन में है तो टूट जाएंगे। एक वर्टिकली हॉरिजॉन्टली टूटेंगे और एक वर्टिकली। मान लिया जाए ये एक्शन ये थीटा, इस साइड क्या होता है? अगर मान लीजिए ये फोर्स आर से हम इसको खींच रहे हैं, मेकिंग ए थीटा, ये थीटा 30 भी हो सकता, 45 भी हो सकता, 60 एनी, ये हो जाएगा r cos थीटा। और दिस इज
आर साइन थीटा। एनीवन, क्या कोई आप में से इसे बतला सकते हैं? जनरली मैंने देखा, मैंने पढ़ाने के दरमियान मैंने समझा था, कहीं भी यहाँ देखा बच्चे तो ये आर कॉस थीटा लिख देते हैं, ये आर साइन थीटा तो लिख देते हैं, और इसका काफ़ी यहाँ भी इसका यूज होगा जैसा मैंने यहाँ लिखा है। यही प्रिंसिपल है। तो पहले मैंने कई बार मेरे बच्चों के कंसर्ट में तो पूछा, इन्होंने ब्रेक कर दिया, दिस इज एम जी कॉस थीटा और दिस इज एम जी साइन थीटा। मुझे हाउ दिस कैन, नो आइडिया, दे मेमोराइज। इट इज नॉट ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द टीचिंग। बच्चे को ये समझाना पड़ेगा ये एम जी कॉस थीटा आया कहाँ से और एम जी साइन थीटा आया कहाँ से। अगर ये एम जी साइन थीटा इधर ही क्यों नहीं हुआ, एम जी कॉस थीटा इधर ही क्यों हुआ, अरे कॉस साइन आया कहाँ से, ये भी तो सवाल है। और क्योंकि आजकल एक कंपटीशन का युग हो गया है तो काफ़ी एकदम क्वेश्चंस को कई डेप्थ तक आपसे पूछा जाएगा, आप इसे पूछा जाएगा तो कैसे आप जवाब देंगे। देखिए ये कैसे है, इसको अगर आप मिला दें, ये सीखें, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट। परपेंडिकुलर मत लिखिएगा, परपेंडिकुलर इज नॉट ए मेथड ऑफ द सीबीएसई। इन ए सीबीएसई इट इज ऑपोजिट, दिस इज एडजेसेंट और दिस इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। ये यहाँ नहीं चल रहा है। हम लोग जो कुछ कहते हैं बिहारी मेथड से करते हैं, इसको हम लोग पी माने लंब लिख देते हैं, इसको आधार लिख देते हैं। ऐसी बात मत कीजिएगा। नाउ इट इज आवर टीचिंग स्टाइल इज बेस्ड कंप्लीटली बेस्ड ऑन द सीबीएसई पैटर्न, एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा। आप ओपन द मैथमेटिक्स बुक, यू कैन सी दिस इज ऑपोजिट, नॉट ए परपेंडिकुलर, नेवर। और हियर इज एडजेसेंस और दिस इज मेथड इज द सेम। कीप इन योर माइंड दिस इज ए पी, कीप इन योर माइंड इट इज ए बेस। और आप देखेंगे ये इज ए, ये इज ए बी और ये इज ए सी। हाउ आर cos theta can you can see here, just can find cos theta. Cos theta equal to adjacent by hypotenuse. Adjacent means BC और hypotenuse is AB और this is cos theta और BC और AB equal to what, R और R, so therefore BC equal to R cos theta. देखिए आगे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इट इज ए वेरी सिंपल थिंग्स। आप लोग यू आर अंडर ए साइकोलॉजिकल प्रेशर। बहुत सारे बच्चे से मैं कंसल्ट करता हूँ, मैं ड्यूरिंग यहाँ से 4 साल से मैं रिटायरमेंट होने के बाद मैं यहाँ हूँ, तो बच्चों से संपर्क में आता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि फिजिक्स बहुत ही टफ, मैं समझ में नहीं आ रही है। आप तो थिंक वेयर इज इट, आपको देखना पड़ेगा गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, उस गलतियाँ को चेक किया जाए। डोंट मेक इट ए बिजनेस, ये कमाने का धंधा मत कीजिए। आप अगर कलम में पकड़ते हैं तो चीट मत कीजिए, ये कलम के सरस्वती की देन है, आप ट्राई टू मेक देम क्लियर। इसलिए अपनी ईमानदारी बरतिए। मैं सारे शिक्षकों से भी कहना चाहता हूँ हु आर द पोटेंशियल, उस बात को समझें। आई एम ए टीचर्स, यू आर ऑल्सो टीचर्स, आई एम नॉट अगेंस्ट योर व्यूज। इसका मतलब नहीं कि माई इंटेंशन टू इंसल्ट यू। अगर आपको मैं इंसल्ट करूँगा तो मेरा भी इंसल्ट होगा, लेकिन कलम पकड़िए, ईमानदारी बरतिए। आपको मान और सम्मान मिलेगा। पैसा जो मिलता तो ठीक है, लेकिन आपको मान और सम्मान मिलेगा, और मान और सम्मान से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं। ये समझने की बात है। तो अब ये देखिए, मैंने पूछा, देखिए व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैंने बहुतों स्टूडेंट को यहाँ से पूछा, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को पूछा, उन्होंने आर कॉस थीटा लिख दिया, इधर आर साइन थीटा लिख दिया। मैंने कहा कि व्हाट इज रीजन टू स्प्लिट, इसको तोड़ने का तुम्हारा कारण क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। कहा कि सर ने ऐसा किया, उसे आर कॉस थीटा लिख दिया, इसको आर साइन थीटा दिया, और ये इस आर थीटा से इधर खींच रहा है, आर साइन थीटा से ऊपर खींच रहा है, दिस इज। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर फिजिक्स की जानकारी आपके पास है तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए इंक्लाइन, अगर कुछ एंगल बनाते हुए हैं तो दे विल नॉट कम इन एक्शन, टोटल विल नॉट कम, दे कैन ब्रेक डाउन। उनका एक्शन परपेंडिकुलर और वर्टिकल होता है, जिसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। और ये चीज़ें आप वेक्टर जो पढ़े होंगे क्लास 11 में, उसमें आपको बताएगा। फिजिक्स में एक पार्ट है वेक्टर, और जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड।
तो अगर ये कैसे आया, यू कैन सी हियर ये फोर्स है और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना है, तो मैंने आर कॉस थीटा लिख दिया, यहाँ आर sin थीटा लिख दिया। तो आया कहाँ से? आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए और किसी ने पूछ दिया, अगर यू आर हियर, अगर आपका हो सकता भविष्य में अगर आप इस टीचर बने, अगर इस पोजीशन पे आएंगे, तो किसी बच्चे ने पूछ दिया हाउ दिस केम, ये कैसे है, उस समय व्हाट डू यू फील दैट टाइम, उसमें आप क्या सोचो, कल्पना कीजिए। तो ये आर कॉस थीटा कैसे है, ये आर sin थीटा कैसे है। तो आप देखिए ये जो फोर्स है आर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी मेकिंग ए थीटा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। आप देखिए इसको मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, थीटा ऑपोजिट, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, ये बिहार बोर्ड का लैंग्वेज है। और समझो बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी ही चलती है, but it is unfortunate teachers are not using the NCERT in the class. वो शिक्षक इसको यूज नहीं करते, इट इज ए रॉन्ग फॉर। अब ये देखिए एनसीईआरटी में आप इसको उलटिए, मैथमेटिक्स में ये राइट एंगल है, जस्ट दिस इज ए थीटा, दिस एंगल्स अपोजिट साइड, अपोजिट देखें, और ये एडजेसेंस, और दिस इज हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज इज ए अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल, दैट इज द लॉन्गेस्ट। अब ये देखिए कॉस थीटा होता है b बाय एच। आप लोग ने यहाँ पे पढ़ते हैं, हम लोग भी ऐसा ही पढ़े थे भाई, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस धरती का मैं प्रोडक्ट हूँ, मैंने यही सब पढ़ा हूँ। उस समय मैं भी इसको बेस इसको पी लिखते, लेकिन सीबीएसई में ऐसी दिमाग में आप रखिए, अपोजिट मीन्स पी, एडजेसेंस मीन्स पी, और कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंस बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स बीसी बाय एबी, और पुट कॉस थीटा बीसी और एबी वैल्यू ऑलरेडी इज आर, तो बीसी इक्वल टू आर कॉस थीटा। सो सी दिस इज बीसी आर कॉस थीटा। नाउ यू कैन फाइंड आउट द साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट मीन्स एसी बाय एबी, पुट द वैल्यू, और हियर इज द साइन थीटा, और एसी इक्वल टू AC राइट, सॉरी, और AB इक्वल टू R, दिस इज AC इक्वल टू R साइन थीटा। और ये R साइन थीटा हो गया, और दिस इज ए ऑपोजिट पैरेलल दिस इज ए R साइन थीटा, दिस इज ऑल्सो साइन थीटा। और न जाने ये फिजिक्स में कितनी बार इसका यूज हो, एक छोटी सी बात थी और इसको लिखते लिखते स्टूडेंट को आ जाता है। यहाँ भी मैंने इसको तोड़ा। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, जिसके साथ वो थीटा बनाएगा वो कॉस थीटा होगा, जिसके साथ नहीं बनाएगा साइन। अब यहाँ देखिए थीटा यहाँ कैसे होगा, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ थीटा mg कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा mg साइन। ये लिखने का मैं टिप्स बतला रहा हूँ। रिजल्ट पूछेगा तो आप इसका एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपका दिमाग पूछेगा तो ये लिख दीजिएगा, वेयर देयर इज ए थीटा कॉस, और वेयर देयर इज नो साइन थीटा देयर इज ए mg साइन थीटा। यही प्रिंसिपल मैंने कई बार स्टूडेंट को पूछा, यहाँ बच्चे ने किसी ने जवाब नहीं। हालांकि यहाँ mg कॉस थीटा mg साइन थीटा लिख देते हैं, और न जाने कितनी बार इसको आप फिजिक्स पढ़े होंगे। काफ़ी ग्रेविटेशन चैप्टर में आता है, पेंडुलम चैप्टर में आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आएगा, बहुत सारे चैप्टर में दीजिए। और आप जानिए फिजिक्स में 90% तक मैथमेटिक्स, अगर आपका मैथमेटिक्स यूज वीक है, और पर्टिकुलर इन मैथमेटिक्स, मैंने मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों को बताया, अगर ट्रिग्नोमेट्री वीक है यू कैन नॉट रीड द फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। टू मेक ए स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स फर्स्ट, देन यू कैन चेक फिजिक्स। आप देखिएगा ये दिस पार्ट इज ए ट्रिग्नोमेट्री, इट इज ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्री, इट इज इनिशियल स्टार्टिंग है। अब आप देखें, और ये एक सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस, यहाँ एक बॉडी रखी हुई है, इट इज ए रेस्ट बैलेंस,
नाइदर डाउन नॉर अप। अगर ये बैलेंस्ड है, इनका वेट नीचे लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये सेंटर ऑफ द अर्थ। लेकिन इनको ये सरफेस ऐसे है तो इनको तोड़ना पड़ेगा यहाँ से। तो दिस इज ए थीटा, दिस इज ऑल्सो ए थीटा। तो क्या हो जाएगा, ठीक इसके नीचे ये आ जाएगा mg cos थीटा। आप सवाल पूछें क्यों? क्योंकि ये इंक्लाइंड फोर्स को आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ना होगा, इसलिए इसको तोड़ दिया गया। तो ये थीटा है, ज्योमेट्री से ये थीटा होगा, यहाँ प्रूफ करने की दरकार नहीं। आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे क्लास 9 और 10 में, वहाँ ये साइड का कर दिए थीटा। अब थीटा मैंने अब ये बोला था, थीटा जिसके साथ होगा कॉस थीटा, थीटा यहाँ mg cos थीटा, और दिस इज अ परपेंडिकुलर mg sin थीटा। अब देयर इज नो यूज ऑफ दिस, अब इसका कोई यूज नहीं रह गया। इसका एक एक्शन mg cos थीटा, सेकेंड एक्शन mg sin थीटा। दिस इज ए बैलेंस, एकदम बैलेंस्ड है, ना नीचे आते हैं ना ऊपर जाते हैं। तो व्हाट विल हैपन, तो ये जो देख रहे हैं आर एट बैलेंस्ड कंडीशंस ये आर इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि बैलेंस है, ये नीचे खींच रहे हैं, ये ऊपर खींच रहा है, बैलेंस है, ये बराबर। दूसरा, और जब ये ऑब्जेक्ट नीचे सरकना स्लाइड करता है, किससे, mg sin थीटा इसको नीचे खींच रहा, समझे, ये mg sin थीटा इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, इसका अपोज करने वाला फ्रिक्शन होगा। मैंने शुरू में बोला था कि जब कोई फोर्स आप किसी सरफेस पे लगाएंगे, उसको खींचने की कोशिश करेंगे, तो ठीक उसके अपोजिट उल्टा। और देखिए mg sin थीटा जो है, ये फोर्स नीचे खींचना चाहता है, ऑटोमेटिक ये फ्रिक्शन है, Fr लिखिएगा, एक एक्टिव। तो ये बैलेंस है, ये हो जाएगा Fr इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने, डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, एफ आर बाय, या म्यू लिखिए, म्यू इक्वल टू कितना होता है, एफ आर बाय आर। आप इसको लिख लीजिए, मैं शुरू में फॉर्मूला दिया हूँ, म्यू इक्वल टू एफ आर फ्रिक्शन बाय दिस, शुरू में मैंने आपको बता दिया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कीजिएगा, एफ आर mg sin थीटा, mg sin थीटा और बाय आर mg cos थीटा, ये कट गए। देयरफॉर म्यू इक्वल टू 10 sin बाय cos tan थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये न्यूमेरिकल में, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देगा। प्रूव दैट ए बॉडी इज स्लाइडिंग ऑन द सरफेस, द फ्रिक्शन इक्वल टू tan थीटा, याद रखेंगे। अब दूसरा जो कंडीशन बच्चों ने पूछा मुझसे, उसका जवाब देखें। जवाब क्या होता है, अब ये इसको मिटा दें। अब कोई F फोर्स P फोर्स से हम उसको ऊपर खींच रहे हैं, अब एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल, अब उसको एक धागा से उसे ऊपर खींच रहे हैं, तो फ्रिक्शन कहाँ, नीचे लगेगा। अभी तो फ्रिक्शन ये इधर खींच रहा है, तो फ्रिक्शन उधर लग रहा है। अब क्या होगा, P लक्की से खींचेंगे, इसको चाहेंगे मूव करें, तो P इधर लगा तो इधर क्या हो जाएगा, एफ आर फ्रिक्शन फोर्स इधर, mg sin थीटा तो नीचे लगेगा ही, और जब इसको खींचेंगे ऊपर की ओर, इसको विरोध करने के लिए फ्रिक्शन उसके रास्ते में आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में फिर जब स्टार्ट करेंगे तो आ जाएगा, ये जो P फोर्स आप ऊपर खींच रहे हैं, तो ये एफ आर प्लस mg
mg sin थीटा, और इसके बाद r इक्वल टू mg cos थीटा। आप उसको p फोर्स तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू f और mg sin थीटा। और आप जानते हैं अब एफ आर इक्वल टू हो जाता है, सॉरी म्यू इक्वल टू एफ आर बाई कितना जाएगा आर। और अब क्या कीजिए, एफ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें। पी माइनस साइन थीटा इक्वल टू एफ आर। अब एफ आर का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, हो जाएगा म्यू इक्वल टू पी माइनस साइन थीटा बाय साइन एम जी साइन, सॉरी एम जी पी इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाय आर एम जी कॉस थीटा। अब इसको निकालिए, p का वैल्यू अगर निकालना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा p माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, और p इक्वल टू हो जाएगा, दिस विल कम दिस साइड, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, और दिस इज द रिलेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन हो जाएंगे जो गर्ल्स ने मुझे आप लोग में से पूछी है, ये इसका आंसर है। और ये आई सॉरी आई डिड नॉट गो इन ए डिटेल्स बिकॉज दिस क्वेश्चंस सिंपली फ्रॉम द मिडल, और शी रिक्वेस्टेड मी टू सॉल्व इट, आई सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो दिस इज ए पार्ट of a physics. This is the idea, frictions. Are you satisfied? Yes. Thank you. Just before I finish a one topic, body was under a rest. Force P is in action upwards, Fr and mg sin theta in action downwards. Body is not going up, not going down. Now the question, body under action of friction, body moving up due to action of force P. अब ये फोर्स P इस बॉडी को ऊपर खींच रहा है, और एफ आर एम जी साइन थीटा इसे नीचे खींच रहा है। क्योंकि ये बॉडी ऊपर जा रहा है, बॉडी is going up due to opposition of F R plus mg sin theta। अब ये P ऊपर खींच रहा है, और एफ और फ्रिक्शन और एंटी साइन थीटा इज ऑपोजिट, इसका अपोज कर रहा है। लेकिन गोइंग अप, सो देयरफॉर P ग्रेटर देन एफ आर प्लस एम जी साइन थीटा। सो रिजल्टेंट P minus bracket F R plus mg sin theta, resultant is a force that is equal to ma, force formula marks into acceleration. From the second of motions, force formula is mass into acceleration. Now P is here or equal to Fr
is given, just FR given. FR, you know this, mu equal to FR mg cos theta, or FR equal to mu mg cos theta. Put the name here. So P bracket mg mu mg cos theta plus mg sin theta equal to NA.